राधे राधे, नमस्कार। आज जो हम है वो 14 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 13 फरवरी। इसका क्या आंसर है? 13 फरवरी। 13 फरवरी को है, जैसे कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वैश्विक स्तर पर रेडियो की जो महत्ता है, उसकी जो उपलब्धता है, उसने जो हमारी सहायता की है, मतलब उसमें संचार हो सकता है, कुछ भी चीज़ किसी भी क्षेत्र में जो है कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रचार करने होते हैं या किसी भी प्रकार का प्रचार करना होता है तो रेडियो की सहायता ली जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी महत्ता को बताया जाता है और इस दिवस को इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। और भारत में जो है रेडियो का कार्यक्रम सबसे पहले 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923। रेडियो का जो कार्यक्रम है सबसे पहला 1923 में भारत में हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। बताइए इसका आंसर। इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा, कोई भी शर्तें लगाता है या कुछ भी जुर्माना वगैरह लगाता है, वो कौन लगाता है? बैंकों का बैंक, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। किसको बोलते हैं भाई? आरबीआई को बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये जो है वो किसी भी बैंक पर अपने नियम लगाता है, उस पर शर्तें लगाता है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं करता या नियम पूरी नहीं करता कोई भी बैंक, तो उस पर दंड या जुर्माना भी लगाता है। तो भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि पेटीएम जो पेमेंट्स जो भुगतान है, ठीक है, ये भुगतान का एक माध्यम है, उस पर क्या किया है भाई? आरबीआई ने क्रेडिट लेन देन बंद कर दिया है। ठीक है, जमा जो राशि है पहले से उसको बंद कर दिया है। किसने किया है? आरबीआई बैंक ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्व- अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और महाराष्ट्र सरकार कितने करोड़ रुपए का समझौता हुआ है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 50,000, 62,000, 80,000, ये करोड़ रुपए। ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए, 62,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए और 99,000 करोड़ रुपए। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन किसके बारे में पूछा रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एनटीपीसी। एनटीपीसी आप सभी जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, उसके द्वारा जो ग्रीन एनर्जी और उसके साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ कितने का समझौता हुआ है? महाराष्ट्र सरकार के साथ एनटीपीसी जो है उसने एक योजना चलाई है ग्रीन हाइड्रोजन। उसने महाराष्ट्र सरकार के साथ एनटीपीसी ने कितने का समझौता किया है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है 80,000 करोड़ रुपए। इसका क्या आंसर है? 80,000 करोड़ रुपए का समझौता एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी है और महाराष्ट्र सरकार के बीच में हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन इसका एक मेन उद्देश्य है या एक योजना है। ग्रीन हाइड्रोजन है क्या भाई? ग्रीन हाइड्रोजन ऐसे उत्पादित की जाती है जिससे कोई नुकसान ना हो, या नवीनीकरण ऊर्जा से उत्पादित जो ऊर्जा होती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका अमोनिया, इसका बनाने, जैसे हम ग्रीन हाइड्रोजन का अगर उपयोग देखें तो इससे अमोनिया बनाया जाता है, उर्वरक भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वच्छ ऊर्जा जिससे हमें मिलती है। इसी परियोजना के तहत 80,000 करोड़ रुपए की समझौता हुआ है। किसके साथ? एनटीपीसी और महाराष्ट्र सरकार के साथ। चलिए, महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जो है सभी को पता हो, कमेंट में लिख दें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बताइए पूछा क्या जा रहा है? राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान, जन औषधि प्रशासन अभियान जो है वो किस सरकार ने लागू किया है? इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। इसका क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। आपको समझ में आ रहा होगा, औषधि से आपको समझ में आ रहा होगा, ये स्वास्थ्य से या चिकित्सा से संबंधित है। एक बीमारी है फाइलेरिया। क्या नाम है उसका? फाइलेरिया। फाइलेरिया, ठीक है, ये मच्छर के काटने से होती है। किसके काटने से होती है? ये फाइलेरिया जो है मच्छर के काटने से हो जाती है। और इसमें होता क्या है कि जो बंदा है, जो भी बीमार है, ठीक है, जो रोगी है, उसका जो पैर है वो सूज जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पैर भी बोला जाता है। और ये बीमारी अगर हो जाती है तो धीमे धीमे पूरा शरीर खराब हो जाता है, फाइलेरिया, और ये मच्छर के काटने से होती है। और मच्छर का नाम क्या है भाई? कौन सी प्रजाति का मच्छर है? कौन सी प्रजाति है? लिख लीजिए, मैन, सोना,
एडिस, ठीक है। इस प्रजाति का एक मच्छर है जो काटने से जिसकी क्या होता है भाई, फाइलेरिया बीमारी हो जाती है, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं। अगर वो किसी को हो गया तो धीमे धीमे उसका पूरा शरीर खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, उसका नाम क्या है, जन औषधि प्रशासन अभियान जो चलाया जा रहा है 2027 तक। ये फाइलेरिया को बिल्कुल समाप्त, मतलब ये जो रोग है फाइलेरिया उसको समाप्त करने का लक्ष्य इन्होंने 2027 तक का उत्तर प्रदेश की सरकार ने रखा है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 13 फरवरी। बताइए इसका आंसर। आंसर क्या है भाई? इसका जो आंसर है वो है 13 फरवरी। क्या पूछा गया है? सरोजनी नायडू जयंती। क्या पूछा गया है? सरोजनी नायडू जो जयंती है उसके बारे में पूछा गया है। वो जो उनका जो जन्म है वो 13 फरवरी को हुआ था। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1879 में इनका जन्म हुआ था, सरोजिनी नायडू। सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। ये पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये रह चुकी हैं। इन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल की है, इसलिए इनको हम याद करते हैं। और इनको कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी कवित्री भी थी, स्वतंत्रता सेनानी भी थी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये प्रतिभाशाली एक महिला थी जिनको हम इतिहास के पन्नों में आज भी पढ़ते हैं। इनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू, ठीक है। 13 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 2.7%, 4.5%, 5.1%, 5.9%। इसका जो आंसर है वो बताइए। क्या पूछा गया है कि 2024-25 में जो है, एक मिनट रुकिएगा, 2024-25 में राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसमें जो आंसर है वो बताइए। इसका जो आंसर है वो है 5.1। हाँ, 5.1 इसका आंसर है, ठीक है। जीडीपी सभी जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, जो भी चीजें हमारे इधर जितनी भी सेवाएं हैं, वस्तु हैं, ठीक है। 2 सेकेंड रुकिए, फोन, जितनी भी उत्पाद हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो जितनी भी चीज़ें, सेवाएं बढ़ेंगी, अगर वस्तुएं बढ़ेंगी, उत्पादकता बढ़ेगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी उन्नत होगी। और इसी को पूरा अनुमान लगाकर कितनी उत्पादकता बढ़ी है उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कहने का मतलब सरकार उन योजनाओं पर या कोई वस्तु पर, सेवा पर खर्च करेगी, ठीक है। तो उतना कितना परसेंट इसका रहा है, जीडीपी का उतना कितना परसेंट रहा है? तो क्या रहा है? 5.1% ये रहा है 2024-25 में, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, हाल ही में जनवरी 2024 में जीएसटी संग्रह 10.4% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए को पार हो गया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1.70, 1.70 लाख करोड़, और 1.72 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है? जनवरी 2024 की बात चल रही है, जीएसटी संग्रह, ठीक है। वस्तु एवं सेवा जो कर होता है, आपने सुना हो, वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जो कर है उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। संग्रह जो है 10.4% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है 1.72 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 1.72 लाख करोड़ जो रुपए है वो जीएसटी पहुंच गया है। वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कितना पहुंच गया है भाई? 1.72 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसको आप स्पेशल याद रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को पीएम मोदी ने कहां संबोधित किया है? ठीक है, इसको पूरा लिख लीजिएगा, संबोधित किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने, नई दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। कहाँ है भाई? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है ये जो एक्सपो है उसको संबोधित किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। क्या नाम है? इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसको संबोधित हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है, वो भी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में इसको संबोधित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है, ऑटोमोबाइल्स के जितने भी वैश्विक स्तर पर इंडस्ट्री हैं वो सब इसमें शामिल हुई हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स का जो एक हब है वो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं। नई दिल्ली में इसका संबोधन किसने किया है भाई? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी केयर्स CMPFO का वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र मोदी। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी केयर जो है एक पोर्टल है, वो क्या है भाई, देखो किसकी वेबसाइट है, किसका वेब पोर्टल है, CMPFO। ये क्या है, कोयला खान जो निधि है, कोयला खान जो भारत निधि है, उसका एक संगठन है। इसका क्या फुल फॉर्म है, हम हिंदी में इसको कौन सा संगठन बोल सकते हैं, लिख लीजिए आप सभी, कोयला खान भारत निधि, भारत निधि संगठन। ठीक है, ठीक है, उसका एक पोर्टल है सी केयर। ठीक है, सी केयर के द्वारा लॉन्च किया है, मतलब किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर आपको पता है किस मंत्रालय के कौन सा मंत्री है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो आंसर है, वैसे इनमें से उजागर क्लियर हो रहा है, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो है वो कोयला एवं खान मंत्री है, इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसका क्या, ये संगठन कौन सा है, कोयला खान एवं भारत निधि संगठन। सी केयर एक इसी खान से या कोयला से संबंधित एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो हमारे प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक किताब किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, रोमेश चट्टाचार्जी, श्रीजा अकुला, संजीव जोशी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या पूछा गया है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? इनका जो नाम है वो क्या नाम है, रोमेश चट्टा भट्टाचार्जी। क्या है, रोमेश जी ने है ये जो बुक लिखी है। 1960 के दशक में इन्होंने कश्मीर पर ट्रैकिंग शुरू की थी। ठीक है, और इन्होंने अलग अलग अनुभव किए। आप सभी जानते हैं कि स्वर्ग बोला जाता है, कश्मीर को स्वर्ग बोला जाता है, इसी के उनका जो अनुभव है वो इस बुक में लिखा है। बहुत सारी, आप स्वाभाविक सी बात है, जब आप खुद घूमने जाते हैं तब उन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते। पर इस बुक में जो है उनकी जो शब्दावली है, उन्होंने जो भी चीज़ें अपने हाथ से मानचित्र बनाए हुए हैं, तो इस बुक को पढ़ के आपको जिज्ञासा होगी कि हम भी कश्मीर घूम के आते हैं, या मतलब वहाँ का जो एक दृश्य है जो अवर्णनीय है, मतलब जिसको वर्ण नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता, पर वो जो महसूस किया जा सकता है, तो बस वही है, उसको पढ़ के आपको लगेगा कि भाई कश्मीर जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। किसका, रोमेश जी का। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था कल का जो क्विज था, उसका आंसर देख लेते हैं। इसका क्विज का आंसर क्या है भाई, रिज। हमने क्या पूछा था, ऑक्सफर्ड जो क्या है, ऑक्सफर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक वर्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है, उसमें किसको दिया है 2023 में, रिच को। ये वो एक वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है, रिच का जो है देख लीजिए, इसको हम किस कैटेगरी में रखा है रिच को, इस शब्द को बोलचाल की संज्ञा की कैटेगरी की लिस्ट में दिया गया है। बोलचाल की संज्ञा मतलब अलग अलग लिस्ट होती होंगी, तो बोलचाल की कोई लिस्ट होती कि उसमें टॉप स्थान पर रिच ये शब्द रहा है, रिच नहीं है, रिज। ठीक है, चलिए अब जो आपका कल का क्विज है वो देख लेते हैं। कल का क्विज क्या है, हाल ही में रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया है? किसको, रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया है? इसका आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर मैं कल मिलती हूँ। राधे राधे।